नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण कुमार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर बीवी रमन्ना रेड्डी। डॉक्टर बीवी रमन्ना रेड्डी एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक हैं और जाने माने शिक्षाविद हैं। आइए करते हैं एक मुलाकात। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दूरदर्शन के दर्शकों को और कृष्ण जी को, जो मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सर, हम सवाल जवाब का दौर शुरू करें उससे पहले कुरुक्षेत्र एनआईटी को आपकी नज़र से जानते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, विश्वगुरु कृष्ण की नगरी में जहाँ हमें भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे जगह पर डायरेक्टर बनने के लिए मैं बड़ा उत्साहित हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मेरा कुरुक्षेत्र के साथ 35 साल का नाता है। मेरी पहली नौकरी जो है वो आरईसी कुरुक्षेत्र में ही हुआ है। सन 91 में यहाँ पे मैं लेक्चरर के रूप में कार्यरत था। फिर 25 साल बाद फिर से योजना ऐसी बनी है कि फिर से मुझे यहाँ पे डायरेक्टर बन के आना पड़ा। ये मेरी सौभाग्य है और मैं मानता हूँ कि एक ईश्वरीय योजना भी है। तो इसके माध्यम से अगर मैं कुछ यहाँ पे 5 साल के जो कार्यकाल है कुछ अच्छा काम कर जाऊँ तो ये मेरे लिए भी और ये संस्था के लिए भी अच्छी बात हो गई। सर, तकनीकी परिदृश्य बड़ी तेज़ी के साथ बदला है जी, और इस परिदृश्य में हमारे जो एनआईटी कुरुक्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं जी, वो किस तरह नए युग में कौशल के साथ कार्यकुशल बन रहे हैं? जी। तकनीकी, जैसे आपने कहा है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसका मैं खुद एक दर्शी हूँ। 35 साल से इस क्षेत्र में हूँ और आपके ऑल इंडिया रेडियो से लेके आज के डेट में सोशल मीडिया तक की जो दौर है, पहले इनको हम बोलते थे कि ये ब्रॉडकास्टिंग मॉडल्स हैं, जैसे दूरदर्शन भी है, आपका एफएम रेडियो भी है, ये सारे ब्रॉडकास्टिंग मॉडल्स बोलते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स आ चुके हैं, जिसमें इंसान पर्सनल लेवल पे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने में कोई देरी नहीं लगती। तो इस संदर्भ में मेरा कहना यह है कि टेक्नोलॉजी ने इंसान को और सोसाइटीज़ को बहुत प्रभावित किया है और इसके अच्छे परिणाम भी हैं, कुछ परिणाम विपरीत भी है। तो दोनों चीज़ को लेके मेरा ये कहना है कि ये टेक्नोलॉजी तो बढ़ता रहेगा। मेरा ये सुझाव है कि टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत आती रहेंगी। और इस क्षेत्र में रहते हुए मैंने भी 35 साल से जो टीचिंग रिसर्च और ये किया है, आज के परिप्रेक्ष्य में हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और एक नहीं 2-3 मोबाइल लेके चलना शुरू कर दिया है। और इसका एक प्रभाव जो इंसान पे पड़ा वो है कि तेज़ी का ज़माना आ गया है और हर चीज़ वो सेकंड्स में चाहता है। आज के डेट में ये वाला देखने को मिलता है। पहले तो 2-3 दिन भी फ़ोन नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन आज के दौर में अगर 1 सेकंड में आपका फ़ोन नहीं आया तो फिर एक तरह से इंसान घबरा भी जाता है कि क्या हो गया। और इस संदर्भ में ये भी कहूँगा कि ये जो नए आने वाले टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनके नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये इतने सारे प्रभाव डालेंगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर, जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई पर्सनल सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी। और दूसरा, आपके दिमाग में आप क्या सोच रहे हैं उसको भी टेक्नोलॉजी भांपने का एक आधार बन सकता है और वो आने वाले दिन में भी देखेंगे। सो एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता जो बोलते हैं ना आप, इंडिपेंडेंस, वो ख़त्म होने जा रहा है। सिक्योरिटी के माध्यम से भी ख़त्म होगा, प्राइवेसी के माध्यम से भी ख़त्म होगा, क्योंकि आज के डेट में डेटा ऐसी चीज़ बन गई है कि कोई देश दूसरे देश को कब्जा करने के लिए फिज़िकली वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका डेटा कब्जा करना ज़रूरी। तो ऐसे आज के डेट में एक देश दूसरे देश की खुफिया जो एजेंसीज हो वो इसी पे काम कर रहे हैं कि डेटा को कैसे लिया जाए और कैसे उनकी टेक्नोलॉजी को हम अपनी जगह से कंट्रोल किया जाए। मतलब ऐसे भी दौर आने वाला है या आज भी चुका है।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ जी। लेकिन आप देखिएगा आगे। सर, ऐसा देखा जाता है कि उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद हमारा युवा जी विदेश की तरफ रुख करता है। क्या इसको पलायन नहीं कहेंगे? और ये विशेष तौर पे प्रतिभा का पलायन कहा जाए तो जी। इसमें कोई गलत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जिसकी बात आपने अभी छेड़ी है ये 1960 से ही शुरू है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन का नाम से आज जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी प्रभावशीली होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो अपने मौके ढूंढता है कि क्या मेरे पास ये जो मैंने सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या देश में ऐसे कोई नौकरियां हैं, या फिर मैं विदेशी जाना है, या क्या करना है। तो ये क्वेश्चन जो है हर पेरेंट के सामने और हर स्टूडेंट के सामने आता है। लेकिन जैसे ही 1960 से हम 2000 या 2020 की भी बात करें, ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, यानी पूरी प्रक्रिया ये है कि पढ़ाई इंडिया में करनी है और नौकरी विदेश में करना है। ऐसे एक धारणा बन चुकी है ब्रेन ड्रेन की। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अगर बदलाव आना है तो पूरी समाज में बदलाव आनी चाहिए, देश की नीतियों में बदलाव आनी चाहिए, और हम पूरी कोशिश करनी चाहिए कि व्यापार जो व्यवस्थाएं, जो इंडस्ट्रीज़ बाहर पनप रही हैं, बढ़ रही है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे शायद हम रिवर्स ब्रेन ड्रेन की तरफ सोच भी सकते हैं। जो इंडिया है वो आईटी का हब है, आईटी पावर हाउस है, और इसे पूरी दुनिया ने स्वीकार भी किया है। तो इस समय हम अखबार में आमतौर पर पढ़ते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि आईटी सेक्टर में जो जॉब्स की कमी नहीं है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि दक्ष लोगों की या पेशेवर लोगों की कमी महसूस होती है। ऐसा क्या बात है? देखिए, आपका प्रश्न में देखिए, जब से इंजीनियरिंग शिक्षा शुरू हुई है 1960 से इंडिया में भी, हमें जब भी कोई कोर्स लेना होता है तो एक कंपार्टमेंट होता था, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे नाम आते थे। जैसे ही 2000 ईयर आया है, आईटी रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। तो आईटी रिवॉल्यूशन यहाँ पे ये जो नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंडस्ट्री से आया है, ना कि एकेडमिक्स से। तो जब ये आया है तो इंडस्ट्री को दृष्टिकोण से देखा गया तो टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन शुरू हुआ, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन शुरू हुआ। उसके साथ साथ एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में भी लोगों ने काम करना शुरू किया। ये ऐसा एक सैलाब सा बन गया है 2000 से लेके 2020 में। इसमें जो दुनिया के जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे आप होटल ऑटोमेशन कह लीजिए या कंपनी का ऑटोमेशन कह लीजिए, इसको हम ERP बोलते हैं आज के डेट में, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत सारे एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करना है। तो ये मेडिकल फील्ड भी हो सकता है, मैकेनिकल इंडस्ट्री भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी हो सकता है। तो कोई भी माध्यम से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिविल इंजीनियर भी आईटी में काम कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर भी आईटी में काम कर सकता है। इसलिए वो जो डिविजन्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सारे जॉब्स आईटी में है। आईटी में है मतलब आईटी में सिविल इंजीनियर भी है, मैकेनिकल इंजीनियर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, लॉयर भी है। इसका मतलब कोई भी ऐसा फील्ड अछूता नहीं है आईटी के लिए। तो ये मानना कि आईटी जॉब्स का कहने का मतलब ये है कि कोई भी फील्ड से आए, एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये वही हो रहा है। अब कोई आम आदमी को समझाना है, जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान चाहिए हर इंसान को। आज के डेट में मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान और कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन के बिना बच्चे आज के डेट में कोई भी बिना मोबाइल के आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक तरह से बेसिक लिविंग एंटिटी बन गया है। तो इसलिए इसका प्रचलन इतना ज़्यादा है, ये सबको प्रभावित करता है। तो जॉब्स जब आईटी की बात करते हैं तो 9 आउट ऑफ 10 जॉब्स आईटी में ही हैं आज के दिन में। और जो नया टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं वो और ज़्यादा प्रभावित करेंगे। मेरे हिसाब से 10 में से 10 जॉब्स उसी में से निकल के आए, ऐसा भी संभवतः है। सर, तकनीकी संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक बड़ी भूमिका निभाता है। क्या एनआईटी कुरुक्षेत्र भी इस तरह का कोई कार्यक्रम चला रहा है? अगर मैं सीधा जवाब दूं, आज के डेट में हमारे पास 1-2 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा टाई अप है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। मेरे हिसाब से ये और ज़्यादा होना चाहिए।
जैसे मैं कुछ रिवर्स बात करूँगा, जैसे कुरुक्षेत्र में बैठ के जब मैं कहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की मैं बातें करूँ, तो ये इंडिया ही दुनिया को दे सकता है। तो इसका मतलब मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे हार्वर्ड में हैप्पीनेस क्लासेस के नाम से इमोशनल इंटेलिजेंस क्लासेस लेते हैं। यूनेस्को ने अभी मेरे से MOU किया, वो भी हमारे स्टूडेंट्स को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे कुटुंब व्यवस्था इतने ज़बरदस्त है और इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमारे बचपन से ही हमें मिलता रहा है। तो शायद मेरा ये विचार है कि पूरी दुनिया को हमारी ज़रूरत है इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पढ़ाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम पुनः हमारे NITs को या कुरुक्षेत्र NIT को तक्षशिला के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसमें हम सारी चीज़ें देते हैं। जैसे मैंने कहा कि केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं पढ़ाते हैं, जैसे हमारे तक्षशिला के कार्य वहाँ देखें तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस 64 कलाओं का जो हमने माध्यम बनाया था, नेचर के साथ जुड़ के काम करने का जो प्रक्रिया था, इंसान को तब तक समाज में नहीं भेज देते जब तक वो सक्षम नहीं होता और वो क्या कहते हैं कि इज़ एडेप्टेबल टू द सोसाइटी, तब तक हम उसे समाज में नहीं भेज देते। लेकिन आज के डेट में केवल हम टेक्नोलॉजी पढ़ा के ये एक्सपेक्ट करना कि वो होलिस्टिक पर्सनालिटीज़ आ जाएंगे, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। इसलिए तक्षशिला का रूप फिर से मैं देख रहा हूँ, NIT ऐसे उभरेगा और मेरे हिसाब से विदेश के जो छात्र हैं वो इंडिया में बहुत अधिक संख्या में आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, NIT कुरुक्षेत्र की ताकत क्या है और वो कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कार्य और करने की ज़रूरत है? देखिए, NIT कुरुक्षेत्र जो है सबसे पुराना NIT है, 60 साल पूरे करने जा रहा है। अब हम इसको डायमंड जुबली ईयर के रूप में देखे जाते हैं। तो 1 जुलाई 2022 से लेके 1 साल पूरा हम एक जश्न का वातावरण लेके आएंगे और इसको डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। इसके माध्यम से हम वर्कशॉप्स भी करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी हम ज़्यादा टाई अप करने की कोशिश करेंगे। DRDO जैसे संस्था हमारे साथ MOU करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे ISRO भी आ सकता है, कोई और संस्था भी आ सकता है। NIT के माध्यम से हम जो PG और PhD प्रोग्राम्स होते हैं वो हम ये DRDO जैसे संस्थाओं को ऑफ़र करने की चेष्टा रखते हैं। तो ये तो एक है। ऐसे ही हमारे पास 32 MOUs ऑलरेडी बन चुके हैं और ऐसे ही अगर हम देखें तो NIT का बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए भी है, एज वाइज भी है, अदरवाइज ऑल्सो। आज के डेट में NIT रैंकिंग में हमारा 7वां स्थान पे यह है। हम इसको नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे 1-2 साल में। फिर जैसे मैंने कहा, इसको 5 साल का अगर कार्यकाल में पूरा करता हूँ यहाँ पे, तो इसको तक्षशिला बनाने की पूरी योजना करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के डेट में हमारे पास 7 इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, 6000 छात्र हैं जो कि BTech, MTech, PhD प्रोग्राम्स यहाँ से कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारे पास 40,000 अलुमिनस है जो कि देश में और विदेश में फैले हुए हैं। बहुत सारे उद्योगपति भी हैं उनमें से और बहुत सारे कार्यरत हैं इंटरनेशनल लेवल कंपनीज़ में, जैसे नासा में। अभी कुछ ऐसे दिग्गज हैं जो कि अभी यूपी गवर्नमेंट का भी एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें भी वो लोग शामिल हो रहे हैं और हम NIT भी उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी, क्या भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है? मेरे हिसाब से इसका आंसर सीधा स्ट्रेट हाँ। कारण क्या है, 75 साल का हमारा जो अनुभव रहा है, जिस भी क्षेत्र में आप देखें हम तरक्की तो कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम देखें कि भारत जो है युवा शक्ति वाला देश है और अगर हम इस माध्यम से भी देखें और जितनी भी क्षेत्र देखें सभी में हमारे युवा शक्ति जो है बहुत आगे है। और अगर सही दिशा दिखाया जाए और पॉलिटिकल विल हो तो मैं आने वाले 20 साल में भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना पसंद करूंगा और देखूंगा भी, ऐसा मेरा मानना है। सर, NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक के रूप में हाल ही में आपने पदभार ग्रहण किया और अभी आपके पास लगभग 5 साल पूरे हैं
और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए इन 5 वर्षों में आपका क्या विज़न है? जी, देखिए, अभी मेरा कल के दिन से पूरे 100 दिन पूरे हुए हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र का कार्यभार संभाले हुए। सबसे पहला जो मेरा चैलेंज था एनआईटी ज्वाइन करने पे, कोरोना का काल से हम निकल रहे थे और सारे बच्चों को कैंपस में लेके आना मेरे लिए सबसे प्राथमिक लक्ष्य था। और वो लक्ष्य भी हमने फेज़ वाइज, इसको बोलते हैं स्टैगरिंग करके, सारे बच्चों को 1.5 महीने के अंदर अंदर लेके आए हैं। और खुशी की बात यह है कि उसके बाद एक आध लहर के बाद सुनने में आया था, लेकिन ऐसा कोई बच्चा एनआईटी कुरुक्षेत्र में कोविड से प्रभावित नहीं रहा। और आज के डेट में अगर आप पूछें तो हम कोरोना काल को भूल चुके हैं और हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं। प्लेग्राउंड से लेके आपके कल्चरल इवेंट्स से लेके टेक्निकल फेस्ट से लेके सारा कार्यक्रम हमने 100 दिन में पूरे कर लिया। अब हम आगे आने वाले सत्र के बारे में सोच रहे हैं, उसके क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप पर्सनल लेवल पे मेरे से पूछे कि आपने एनआईटी कुरुक्षेत्र में इस 100 दिन में किया क्या है, तो हमने इस 100 दिन में इसके अलावा हम ऐसा माहौल बच्चों को देना चाहते हैं जिसमें उनकी संपूर्ण विकास हो। जैसे मैंने कहा, 360 डिग्रीज होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ इस एनआईटी में ला सकता था वो सारा अभी आज के दिन में ला चुका हूँ। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपका एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम एंड एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इनकी भी हमने टोलियाँ बना दिया है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि एनआईटी लोकल कम्युनिटी के माध्यम से हमारे बच्चे लोकल कम्युनिटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके पर भी हम सोच रहे हैं। जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, विलेज कनेक्ट बोलता हूँ, विलेजेस को, यानी अगर हमारी विलेजेस को अगर हम सक्षम कर लें, ग्राम स्वराज की तरह देखें, तो मेरे एनआईटी के जो 4 साल 5 साल यहाँ रहने वाले बच्चों को मैं अपने विलेजेस के साथ जोड़ के उनकी समस्याओं को समाधान अगर 4 साल में मैं दे पाऊँ उनके माइनर प्रोजेक्ट्स मेजर प्रोजेक्ट्स के रूप में, तो मुझे लगता है कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये कोशिश है ताकि मेरे बच्चों को सेंसिटाइज करूं सोसाइटी के प्रति और सोसाइटल प्रॉब्लम्स के प्रति। क्योंकि दिल्ली में रह के मुझे डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा होता है कि ऑडी गाड़ियाँ नज़र आती है, 5 स्टार होटल्स नज़र आते हैं। अब मेरे पीछे जो स्लम्स हैं वो नज़र नहीं आते मेरे बच्चों को, इसलिए एनएसएस के माध्यम से हम उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं। और दिल्ली में भी एक कार्यक्रम हमने किया, वही काम हम एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी करना चाहते हैं। इससे लोकल कम्युनिटी कनेक्ट बढ़ेगा। जैसे 2 उदाहरण आपको देता हूँ। 30-35 साल से मैं भी देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र को, हमारे इतने अच्छे क्या कहते हैं धर्म क्षेत्र है, इतने अच्छे टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ पे हॉकर्स बैठे रहते हैं, नीचे पेवमेंट के ऊपर बैठे रहते हैं। उनके लिए हमने एक समाधान ढूंढा है जिसको बोलते हैं ई कार्ट। ई कार्ट ऐसा माध्यम है जिसमें सेल्फ कंटेंट 4 व्हील के ऊपर सारा चीज़ आ जाएगा और सोलर पैनल्स के तहत वाटर पाइप और सब चीज़ उसमें दे दिया है। तो अब हॉकर्स को ही ये कार्ट्स दिए जाएंगे। मैं इसके लिए कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को सराहता हूँ कि उन्होंने ऐसे 50 कार्ट्स लेके आए हैं और वो देने वाले हैं। एक दूसरा कार्यक्रम हमने योजना बनाई है कि हमारे ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे दुनिया इसको रेप्लिकेट करे अपना। जैसे हम कहते हैं प्रदूषण बहुत हो गया है, तो वाई डोंट वी चेंज टू ई मोबिलिटी। तो इसके माध्यम से मेरा एक सुझाव था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को भी, और उनको भी बहुत अच्छा लगा ये बात, गवर्नर साहब को भी बताया था कि हम 100 ऐसे ई कार्ट्स लेके आएंगे जो कि ई मोबिलिटी के माध्यम से, यानी बैटरी ऑपरेटेड होंगे। एक में 14 से 15 सवारियां जा सकती है। और इस ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो ऑटोज़ हैं वो सबको हटा के वही ऑटो ड्राइवर को इसका ड्राइवर बना दें और एक कोच या गाइड उसमें दे दें। और मेरा ये भी सुझाव था कि सीनियर सिटीजन्स को आप निःशुल्क इस कार्यक्रम में शामिल करें। वो जितने भी धर्म क्षेत्र में हैं, टेम्पल्स हैं, वो सारे घूमें देखें। तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है
इस पे NITs जो है सोसाइटी के साथ बहुत कुछ कर सकता है। ये केवल 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अवेयरनेस हुआ, क्लेanलीनेस हुआ, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अपनाना है उस पे भी हम हेल्प कर सकते हैं। एक योजना मैंने सोचा था, वो ये है कि हर विलेज में एक ऐसा गांव में एक ऐसा घर बनाएंगे जिसको 40 to 50% कॉस्ट कम में बन सकता है, और दूसरा इसको सोलर पैनल्स के साथ और बायो मेथड्स। इसलिए मैं कहता हूँ अगर विलेज का मॉडल लेके चलें, वेस्ट टू वेल्थ पूरा वहाँ पे है। विलेज में आज तक मैंने वेस्ट की बात कभी सुनी नहीं ना देखा है। तो अगर हमारा 6 लाख विलेजेस में वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट, गो बैक टू विलेजेस का कॉन्सेप्ट, पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट NITs या यूनिवर्सिटीज़ या पूरे IITs के माध्यम से अपने अपने कार्य क्षेत्र में 20-25 गांव भी गोद ले लें तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इस माध्यम से भी मैं एक योजना बना रहा हूं। और हाल ही में हमने देखा कि यूपी गवर्नमेंट ने एक ई-बिड लेके आए हैं, उनको भी कंसल्टेंट्स चाहिए। तो वो कंसल्टेंसी क्या चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट को सलाह दें, यूपी गवर्नमेंट की हेल्प करें, ताकि वो जो है आज के दिन में जो भी उनकी आमदनी है 5 साल में 4 गुना हो जाए। ये उनका योजना है। इसमें मेरे हिसाब से NITs, IITs ऐसा मॉडल लेके आ सकते हैं, पूरा इंडियन मॉडल्स लेके आ सकते हैं, जिसमें बैक टू विलेजेस या फिर आपका टेक्नोलॉजी को कैसे विलेजेस में लेके जाएं, एंड टू एंड बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे लेके आएँ, वो योजना के अंतर्गत भी विलेजेस को सक्षम कर सकते हैं। जो बड़ी चीज़ है जो हमें इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए है, वो है हमारा एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के सेक्टर पे। बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हुए उनको अगर हम सक्षम बनाते जाएंगे, शायद आने वाले 20 साल में ये देश, मेरे हिसाब से अगेन वही बात जो कहते हैं ना, सोने की चिड़िया कहते हैं या फिर विश्व गुरु की बात कहते हैं, ये संभव है। तो एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, और जिससे हम GDP तो पाएंगे ही पाएंगे, उसके साथ साथ एक स्तर जो जीने की जो लेवल है वो भी इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आने वाले 20 साल में विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मेरी भावना है। इसके साथ साथ क्योंकि NIT में बैठा हूँ तो नया टेक्नोलॉजीज़ लाने का भी कार्यक्रम कर रहा हूँ। 4 नए प्रोग्राम्स इस साल से शुरू करने की योजना है, जिसको BTech in IIoT, BTech in AI and ML, BTech in AI and Data Science, BTech in Robotics and Automation, ऐसे 4 विषयों पे जो कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो 9 में से 10 जो जॉब्स हैं वो इन्हीं में है। तो ऐसा नहीं है, मेरा कहना यह है कि इंडिया का अपना एक धरोहर है। इसके साथ साथ अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को जो हम कुरुक्षेत्र जैसे NITs में और IITs में पढ़ाते हैं, इन दोनों का अगर मिश्रण हो जाए, इन दोनों का एक दूसरे का ओवरलैपिंग हो जाए, तो शायद हम ऐसे नए टेक्नोलॉजीज़ को लेके आएंगे जो विश्व भर में प्रसिद्ध होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बनेगा। इसी माध्यम को जो मैं अभी समझा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सीरियसली सोच रही है, और उनकी योजना के अनुरूप ही ऐसी बातें मैं कर रहा हूँ, और इनको कार्य रूप में लेके आने की पूरी कोशिश NIT कुरुक्षेत्र करेगा। और आपने ये मौका हमें दिया है ये इस माध्यम से समझाने के लिए, बहुत बहुत आभार हैं। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के प्रेक्षक जितने भी आज इस कार्यक्रम में हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, और NIT कुरुक्षेत्र के माध्यम से और पूरी NIT परिवार की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं। और कहीं भी किसी वक्त आपको कोई प्रश्न या कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर NIT कुरुक्षेत्र के वेबसाइट पे मिलेगा, आप ज़रूर हमसे बात करिएगा। हम आपका जितने भी सवाल हैं, सवाल के जवाब देने में पूरी तरह से खरे उतरेंगे। NIT कुरुक्षेत्र एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। डॉक्टर BV रमन्ना रेड्डी के निर्देशन में ये संस्थान नए आयाम स्थापित करेगा। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।